Hello students, welcome to ASEP Science. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about chapter number 14 Natural Resources of your NCERT books, and I hope that you have watched my previous video that was based on matter in our surrounding your chapter number 1. So let's get started with our natural resources. Students, this is the roadmap of our chapter Natural Resources, in which firstly we'll talk about Earth, that what is the composition of Earth and what are the mineral enriched in this Earth surface, right? And its composition like hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. All four are comprised to form a beautiful Earth, right? So in hydrosphere we talk about, hydro means water, so we talk about here water, rain, acid rain, इन सब के बारे में we'll talk about here, okay? In case of atmosphere में basically क्या होता है, हमारे पास एयर की कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसका क्लाइमेट कंट्रोल में क्या रोल है, एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो किस फॉर्म में होती है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की फॉर्म में, ठीक है. फिर लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट दिस हियर. एंड बायोस्फीयर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. और बायोस्फीयर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं. और वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम बात करेंगे आपकी वाटर साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की, ऑक्सीजन साइकिल की एंड कार्बन साइकिल की, राइट. सो इसके इफेक्ट्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम, जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं या ओजोन लेयर डिप्लीशन है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दिस इज द रोड मैप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट. सो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक. नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि लाइफ जो है हम कहाँ पे जी रहे हैं, आर सरफेस अर्थ. और ऐसी अर्थ के पास कौन सी यूनिकनेस है जो हमारे पास ये अर्थ को ऐसा सर्वाइवल वाला प्लैनेट बनाती है. फर्स्टली प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है. एक तो पहला कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है, चाहे एक्वेटिक हो चाहे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हो, कोई भी लाइफ हो तो उसको सपोर्ट करती है. सेकेंड है एयर की प्रेजेंस इसको हेल्पफुल बनाती है, एक यूनिक प्लैनेट होने की वजह से, इसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल है. थर्ड वन वाटर, पानी हम सभी पीते हैं, ठीक है. विदाउट वाटर, विदाउट एयर वी कांट लिव. तो दीज आर द सर्वाइवल प्रॉपर्टी. मॉडरेट टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, और ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है. सो द टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए. सो नेचुरल रिसोर्सेज इनमें कौन कौन से हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए आपके जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है. ये सारे हमारे पास क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो हमें चाहिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो एफिशिएंट हैं और जो एसेंशियल भी हैं. तो इनके बिना आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. These natural resources are very useful for mankind in many ways, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. इट्स अ एनवेल्प ऑफ एयर दैट सराउंड अवर प्लैनेट लाइक अ ब्लैंकेट. तो ये ब्लैंकेट की तरह हमारा एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ की हेल्प करता है टेम्परेचर मॉडरेट करने में और एयर को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए. सेकेंड आता है हमारे पास लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है, जो हमारी अर्थ की अपर क्रस्ट है, जो अपर क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर. जहां पे आपके ग्रासेस, लाइकेंस, ये सारी चीजें, सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग जहां पे रहता है वो सारी आपकी क्या है, आउटर क्रस्ट है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है कि आपको पता है कि 75% अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से बना हुआ है, ठीक है. जिसमें आपके सीज, ओशियंस, रिवर्स ये सारे हैं, इवन अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो. तो ये क्या है, 75% वाटर इज देयर. तो जो आपके पास 75% वाटर है, इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, हाइड्रोस्फीयर. आई होप आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में आइडिया पता लग गया है कि क्या चीजें हैं, राइट. सो नेक्स्ट आती है हमारे पास बायोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, लिथोस्फीयर पढ़ लिया, बायोस्फीयर आता है. बायोस्फीयर क्या करता है
कि लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, जहां पे हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर एक दूसरे को इंटरेक्ट करके लाइफ पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज योर बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड वन इज योर एबायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, तो बायोटिक में कौन से आते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सारे क्या बनाएंगे? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये बायोस्फीयर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है एबायोटिक। एबायोटिक में आपके जैसे एयर, वाटर, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, बायोस्फीयर की ये वाले जो पार्ट्स हैं ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर की कॉम्पोजिशन क्या है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। आपको सबको पता है, ये जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है दैट इज 78%, राइट, एंड 21% इज योर ऑक्सीजन। बाकी सम ट्रेसेस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत कम पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीनस, मार्स और हमारे जितने भी वीनस और मार्स के जो प्लैनेट्स हैं वहां पे 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। यही रीजन है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। 95% ऑफ इज वेरी मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो आप सोचो 95% ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे है तो आपकी लाइफ पॉसिबल ही कैसे होगी वहां पे? नॉट पॉसिबल। उसके बाद आता है कि द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, कि एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट को कंट्रोल करने में कैसा रोल है। देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है फॉर द अर्थ सर्फेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, एकदम से टेम्परेचर राइज होना और एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज होना, इस चीज को रोकता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट में। अगर डे में आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो गया तो नाइट में ऑटोमेटिकली द टेम्परेचर विल लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मून है, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है वो -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी में ह्यूमन सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। आई होप दैट यू गॉट इट कि हाउ द रोल एटमॉस्फेयर प्लेज अ रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद आता है कि एयर जो है वो मूव करती है एक रीजन से दूसरे रीजन पे, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो बेसिकली जो एयर जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करती है उसको हम विंड बोलते हैं और वही विंड क्रिएट करती है। लेकिन ये कैसे होता है, कौन सी एयर कहाँ पे जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो हमेशा एयर होती है वो आपकी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाती है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही क्यों जाती है, उसका क्या रीजन है? लेट्स डिस्कस दिस नाउ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और अगर आप इस चीज को समझोगे दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इट मेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर होता क्या है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सम पार्टिकल। जैसे जितने पार्टिकल, अगर प्रेशर आपका ज्यादा होगा, प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो फोर्स होगी पार्टिकल्स में वो भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर पार्टिकल। ठीक है, ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे तो ये सडनली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे कम फोर्स लगा रही हूँ तो ये स्लाइटली मूव करेगा। जिसके पे ज्यादा फोर्स होगी वो हाई प्रेशर पे होगा और जिसपे कम फोर्स होगी वो लो प्रेशर पे होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब आपको समझ आया होगा कि एयर जो है वो हाई से ही लो ट्रांसफर क्यों होती है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे ज्यादा फोर्स लगती है। ज्यादा फोर्स लगने से तो मॉलिक्यूल अपने ट्रांसफर होंगे, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर पे होते हैं वो इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एट लो प्रेशर। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रेशर, जो एयर है वो हाई से लो में ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है। ये याद रखनी है चीज।
लाइक यू अंडरस्टूड कि हाई प्रेशर, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने लार्ज फोर्स लगाई तो ये ज्यादा मूव करेगा, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई तो ये इजिली मूव कर जाएगा, जिसपे कम फोर्स लगाई ये कम मूव कर पाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हाई प्रेशर पे और ये क्या हो जाएगा लो प्रेशर पे। जितनी फोर्स ज्यादा उतनी मूवमेंट ज्यादा, इसलिए जो आपकी एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आती है बारी ट्रेवल करती कैसे है। तो अब करने के लिए दो फिनोमेनाज हमारे पास है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवा, और सी ब्रीज डे टाइम के जब दिन होता है तभी होती है, डे टाइम में ही होती है, पूरे दिन में होती है। ठीक है, कोस्टल एरियाज, तो सिर्फ कोस्टल एरियाज में ऐसे फिनोमेना ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जहां पे लैंड एज वेल एज वाटर, मतलब पानी भी हो और आपका क्या हो कि मतलब पूरा सी वगैरह हो, ओशियन हो और साथ में आपका लैंड भी हो, तो वहां पे इजीली ये फिनोमेना देखने को मिलते हैं, उन्हीं को कोस्टल एरियाज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास दिन के टाइम पे जो आपका लैंड सरफेस होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है और जो पानी होता है वो ठंडा होता है। अब मैंने आपको बताया कि जो एयर होती है वो अब यहाँ पे क्या है, हॉट है, तो हॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एयर जो यहाँ की जो एयर होगी वो धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब डेंसिटी यहाँ पे कम, डेंसिटी मतलब क्या क्या कंसंट्रेशन, जो एयर की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का जो है वो ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लो प्रेशर पे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे होंगे। ठीक है, अब आपको पता है एयर कैसे ट्रेवल करती है, हाई टू लो, तो यहाँ पे अब ये वाले हाई वाले जो है वो इधर वाले साइड आ जाएंगे, लैंड वाली साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जो आपके हाई प्रेशर के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो लैंड की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लैंड के हैं वो इस साइड पे जाएंगे। धीरे धीरे ये एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे लो हो जाएंगे तो यहाँ पे हाई हो जाएंगे, यहाँ पे हाई हो जाएंगे तो यहाँ पे लो हो जाएंगे, तो एक तरह से ये एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। और आपका जाएगा कैसे, जाएगा आपका लैंड टू सी जाएगा इन सी ब्रीज, लैंड टू सी जाएगा, याद रखना है इस चीज को, लैंड से सी, लैंड टू सी इन सी ब्रीज। सी ब्रीज में लैंड से सी तक जाता है, उसके बाद साइकिल फॉर्म होता है। गॉट इट। तो नाउ टॉक अबाउट द लैंड ब्रीज। अब अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें तो लैंड ब्रीज में रिवर्स फिनोमेना होता है, और लैंड ब्रीज वो दिन में हो रहा था सी ब्रीज और ये रात में होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका लैंड होगी वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी। आप इसका बहुत सिंपल फिनोमेना घर पे भी करके देख सकते हो। आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, उसमें सैंड भर लेनी है एक बाउल में और दूसरे बाउल में वाटर। ठीक है, तो आपने उसको 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देना है। आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो गर्म क्या होगा, सैंड होगी या आपका वाटर होगा। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा वहां से ही कि हमने ये फिनोमेना कैसे ऑब्जर्व किया है। तो सिमिलरली लैंड ब्रीज में भी यही होता है, रिवर्स फिनोमेना फॉलो अप होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका लैंड होता है वो हाई प्रेशर पे होता है और जो वाटर होता है वो लो प्रेशर पे होता है, मतलब पानी गर्म होता है और जो लैंड होती है वो ठंडी होती है इन जो आपका क्या बोलते हैं नाइट टाइम पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका कैसे होगा, हाई टू लो ट्रेवल करेगा तो लैंड टू वाटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता लग जाएगी। और वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास वाटर टू लैंड ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, सी में वाटर टू लैंड और यहाँ पे लैंड टू वाटर, तो हाई टू लो, लो टू हाई, ये आपको पता होना चाहिए फिनोमेना। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन। अब ये जो एयर है इतनी अच्छी क्वालिटी तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसकी जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी पुअर। तो उसमें क्या है, उसमें कंटेमिनेशन होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस के। सब्सटेंसेस कौन से, गैसेस होती हैं, बायोलॉजिकल वो आपके छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, चिमनीज, ये सारी चीजें जो है वो इट कंसिस्ट, और इसमें दैट मेक्स द एयर पोल्यूट। ओके, पता है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और एनिमल्स के भी इफेक्ट करता है। एयर गंदी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रॉप की जो यील्ड होगी, मतलब जो आप गेहूं वगैरह जो पैडी ग्रो करते हो, जो भी आप क्रॉप्स लगा रहे हो, तो उसकी जो ग्रोथ है उसमें भी रिडक्शन होगी। और हेल्थ जो है वो ह्यूमन की, उसमें भी फर्क पड़ेगा, और जो एनिमल्स की हेल्थ है उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती है, मतलब उम्र से पहले जो डेथ्स होती हैं उसका कारण ये भी होता है एयर पोल्यूशन। कॉजेज क्या हैं, जो मैंने आपको बताया, डस्ट की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल इमिशन, मतलब चिमनीज से जो वगैरह जो इंडस्ट्रीज की चिमनीज होती हैं वहां से क्या होता है, आपकी
क्या गैसेस रिलीज होती हैं। रेडियो एक्टिव इमिशन मतलब बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो इमिट करती हैं, बहुत सारी रेडिएशन इमिट होती हैं, जिसकी वजह से आपका एयर जो है वो पोल्यूट होती रहती है, स्मोक की वजह से भी और ऑटोमोबाइल्स की वजह से भी। ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसकी। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको, क्रैकर्स ना चला के, ठीक है, क्लीनिनेस मेंटेन करके, साफ सफाई रख के, उसके बाद फिल्ट्रेशन मतलब जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर करके फिर जो है वो चिमनीज में बाहर उसकी गैसेस को छोड़ा जाए ताकि वो अपने एटमॉस्फेयर के लिए भी हार्मफुल ना हो। फिर जो आपका वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, बायोडिग्रेडेबल को अलग से, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से, और फोसिल फ्यूल से अलावा और एनर्जी सोर्सेज को यूज करना चाहिए ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो। उसके बाद आता है रेन, कि रेन किसकी वजह से होती है, व्हाट कॉजेज रेन। रेन की वजह से मतलब रेन किसकी वजह से होती है, सिंपल सी बात है, अगर आपका वाटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा सन है, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बन के ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर बनेंगे, साथ में क्या होगा, हॉट एयर होगी, ठीक है। तब वो जो हॉट एयर क्या होगी आपकी, धीरे धीरे वो क्या बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, और बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स अगर बन गई तो वो क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बन के वापस से कंडेंस होके नीचे गिरेंगे। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, पहले वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, फिर वाटर जो है वेपर राइज अप होते हैं, हॉट एयर भी ऊपर उठती है, तो जैसे ही एयर ऊपर उठती है तो वो कूल हो जाती है, कूल होने के बाद वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलती हैं और बड़ी बनती हैं, और जिसकी जब वो बड़ी बनती हैं तो वो रेन की तरह गिरती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सिंपल सी बात है, जो फ्रेश वाटर है पीने के लिए बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर में जरूरी होता है, और आपके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम अपने जो घर पे होते हैं उनकी केयर तो कर सकते हैं, जो बाहर होते हैं उनकी ग्रीनरी की उसकी केयर कौन करेगा, तो नेचर केयर करती है। रेन करने के बाद मतलब रेन करने से उनकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहती है। आपके पास जो रेन होती है उसमें भी एसिड पाया जाता है, जैसे जो रेन आपकी एसिडिक होती है उसको नेचर में उसको एसिड रेन बोलते हैं। इसकी पीएच वैल्यू होती है, ये आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ोगे 10th में जाके। पीएच वैल्यू क्या होती है, हम कुछ बोलते हैं कि ये कुछ चीजें एसिडिक हैं, कुछ बोलते हैं कुछ चीजें बेसिक हैं। तो बेसिक और एसिडिक हमें पीएच स्केल से पता लगती है, जिसकी 7 से नीचे होगा वो एसिडिक होगा, जो 7 से ऊपर होगा वो बेसिक होगा, ठीक है। तो रेन की जो पीएच वैल्यू नॉर्मल होती है वो 5 to 6 की रेंज में होती है, और जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू और कम हो जाती है, दैट इज 4। तो उसमें क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उस रेन को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, सबसे पहले तो एक्वेटिक लाइफ, जो पानी वाली लाइफ है, रेन गिरेगी तो ऑटोमेटिकली तो आपकी वाटर बॉडीज में भी गिरेगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी। सॉइल को पोल्यूट करेंगे, जिसकी वजह से कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आएगी आपकी। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो भी ले जाती है, साथ में स्टैचूज और बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, जैसे हमने देखा ही है अपने ताजमहल को, तो वहां पे एसिड रेन की वजह से ही उसका मार्बल जो है वो खराब हो गया है। वाटर आपको पता है कि दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, तो इसमें भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो है वो मिक्स होते हैं, ठीक है, अनडिजायरेबल, जैसे हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो है वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। सो इसके हार्मफुल क्या है इफेक्ट्स, फर्स्टली एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है, और डिजीजेस हो जाती हैं जैसे कॉलरा और टाइफाइड, और फूड चेन को भी डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मछली है, उसने गंदा पानी पिया है, उसी को ह्यूमन खा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कॉजेज क्या है, सीवेज अच्छा नहीं होता, केमिकल वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक्स यूज करते हैं, जो हम डेड बॉडीज जो है वो वाटर में फेंकते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सीवरेज को प्रॉपर करके और वेस्ट को सेग्रीगेट करके, बायोडिग्रेडेबल को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से करके उससे क्या कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल एक एसेंशियल रिजर्वियर है सभी एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, इनर आपको पता है मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर। तो इनमें सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो ज्यादातर आपके अर्थ क्रस्ट पे ही होते हैं। और सॉइल बनती कैसे है, सॉइल बनती है अनइवन हीटिंग ऑफ बाय द सन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल बनाने में। सबसे पहले क्या होता है कि जब दिन होता है तो सन की गर्मी की वजह से जो रॉक है वो हीट अप होती है, और नाइट में कूल डाउन होती है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। अब ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेंशन होगी उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन हो, कई बार अनइवन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं,
ठीक है, उस रॉक्स में क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और वो कुछ कुछ पीसेस में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। आपके पास जो वाटर होता है वो इन क्रैक्स के, जैसे ये क्रैक है आपके पास, वाटर जो है इन क्रैक्स के बीच में जाता है, फास्ट फ्लोइंग जो वाटर होता है इस क्रैक्स के बीच में जाता है। वाटर कहाँ से आता है, जो आपकी पहाड़ियों पे पानी निकलता है वहां से, पहाड़ियों से, वो वाला वाटर भी बोल सकते हो आप, या रेनी वाटर भी बोल सकते हो। तो वो वाटर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रैक्स को मतलब क्रैक्स को ब्रेक करने के लिए। फिर बहुत सारी जो विंड है, अब कई बार क्या होता है कि कुछ विंड जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल आपको एक जगह पे मिलेंगे, कुछ पार्टिकल किसी दूसरी जगह पे मिलेंगे, तो उसके लिए विंड ही रिस्पॉन्सिबल है। विंड क्या करती है, इस सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपके लाइकेंस और मॉसेस हैं, ये रॉक्स पे ही जो है पाए जाते हैं, और ये कुछ एक ऐसा सर्टेन सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉक जो है वो पाउडर फॉर्म में टूट जाती है और उसकी थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमस कितनी है, मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है उस कंटेंट में, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स है। कई बार बोलते हैं बंजर जमीन है, यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, और कई जमीन पे ऐसा होता है कि हम कुछ पानी नहीं देते, कुछ नहीं देते, न्यूट्रिएंट्स इतने प्रॉपर होते हैं, ह्यूमिडिटी इतनी अच्छी होती है कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहते हैं। अब डेप्थ कितनी है सॉइल की, मतलब कि जैसे अब श्रब्स वगैरह हैं आपके, तो वो कहाँ पे होंगे, वो डीप सॉइल में होंगे। ग्रासेस वगैरह हैं तो वो ऊपर वाली लेयर पे होंगे, शैलो लेयर्स पे ही होंगे। और वाई डू प्लांट्स नीड मिनरल, मिनरल जो क्यों चाहिए होते हैं प्लांट्स को, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, टिश्यू रिपेयर करने के लिए चाहिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं, और मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए होते हैं। उनको अपना ग्रोथ के लिए बेसिकली ये मिनरल्स जो है वो चाहिए होते हैं। और वाटर की तरह हमारी सॉइल है वो भी पल्यूट होती है। कैसे होती है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जो है वो हम हैवी अमाउंट में यूज करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप यील्ड अच्छी हो, जिसकी वजह से वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन कैरी करता है, ठीक है। तो आपको इसको रिड्यूस करने के लिए मैन्योर्स ज्यादा यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना चाहिए सो दैट आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। आई होप दैट यू understood what we have done here. So rest we are left with only biogeochemical cycles. So I'll tell you about these biogeochemical cycles in the next video. Till then आपने ये सारा कंप्लीट अपना रिवाइज करो, और इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पूछिए और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। और आई होप दैट यू शुड कीप योर सेल्फ सेफ, keep learning, keep watching. Thank you so much.